हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कविता बादल को घिरते देखा है के बारे में जानेंगे। इसके कविकार नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन के जन्म का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म सन 1911 में बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरोनी नामक गांव में हुआ। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास जैसी सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, खून और शोले, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, तुमने कहा था, प्रेत का बयान आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नई पोध, बाबा बटेश्वर नाथ, जमनिया का बाबा, रतिनाथ की चाची इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। सन 1968 में इन्हें मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1988 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ। सन 1998 में इनका देहावसान हो गया। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख तथा मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रधानता है। प्रस्तुत कविता में चित्रात्मक शैली में बादलों के घिरने के वातावरण के साथ साथ प्राकृतिक छटा का शब्द चित्र उपस्थित किया गया है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शिथिल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन श्रवणित कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषी तंतु खोजते हंसों को तैरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन द्वारा रचित उपयुक्त अंश में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मैंने निर्मल चांदी के समान श्वेत और बर्फ से मंडित पर्वत की चोटियों पर घिरते हुए बादलों के सुंदर एवं मोहक दृश्य को देखा है। मैंने मानसरोवर झील में खिलने वाले सोने जैसे कमल पुष्पों पर मोती के समान चमकदार अत्यधिक शीतल जल की बूंदों ओस के कणों को घिरते हुए देखा है। उस पर्वत प्रदेश में हिमालय के ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें फैली हुई है। मैंने उन झीलों के नीचे शीतल स्वच्छ तथा निर्मल जल में गर्मी की तपन के कारण व्याकुल और समतल क्षेत्रों से आए, मैदानी भागों से आए हंसों को कसेले और मधुर कमलनान के तंतुओं को खोजते हुए उन झीलों में तैरते हुए देखा है। मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद था, अनिल बह रहा। बालरुन की मृदु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर पनड़े कलश छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। हिमालय के मोहक दृश्यों को चित्रित करते हुए कवि कहता है कि बसंत ऋतु के प्रभात के समय मंद मंद वायु बह रही थी। पर्वत की चोटियों पर बाल सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तब मैंने चकवा चकवी को, जिन्हें किसी शाप के कारण रात होते ही एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता है तथा जो विरह में व्याकुल होकर क्रंदन करने लगते हैं, उस प्रातः काल के समय उनका क्रंदन बंद हो जाने पर मानसरोवर के किनारे हरी घास पर प्रेम क्रीड़ा करते देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले निचके ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर
तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय की दुर्गम बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर मैंने अपनी ही नाभि से उठने वाली मोहक तथा नशीली सुगंध के पीछे दौड़ते हुए सुंदर कस्तूरी हिरण को स्वयं पर चिढ़ते देखा है। भाव यह है कि कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी सुगंध अत्यंत मोहक तथा मादक होती है। मृग को ये पता नहीं चलता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वो उसे ढूंढने दौड़ता रहता है तथा स्वयं पर चिढ़ता रहता है, क्योंकि उसे वो सुगंध कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती। कहाँ गया धनपति कुबेर वो, कहाँ गई उसकी वो अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढ बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वो छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वो कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालिन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हिमालय प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसी हिमालय पर धन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है, पर आज उसका कोई अता पता नहीं है। आज कुबेर की राजधानी अलका का भी कोई चिन्ह शेष नहीं है। आज कालिदास के मेघदूत का भी कहीं अता पता नहीं मिलता। कालिदास ने हिमालय प्रदेश में मेघदूत की कल्पना की थी, पर आज वो कहीं नहीं दिखता। कवि प्रश्न करता है कि हो सकता है वो कहीं बरस पड़ा हो। कवि कहता है कि जाने दो, मेघदूत तो कवि की कल्पना थी। मैंने तो भीषण झाड़ों में कैलाश के आकाश को चूमने वाली ऊंची ऊंची चोटियों पर मेघों को आंधी तूफान से गरज कर भिड़ते देखा है। मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। विशेष ये माना जाता है, धन का स्वामी कुबेर कैलाश पर्वत पर अलका नगरी में रहता है। इसी प्रकार कालिदास ने वर्णन किया है कि आकाश गंगा में निर्मल जल बहता है। कवि प्रश्न करता है कि वो अलका नगरी और आकाश में बहने वाली गंगा अब कहाँ गई। कालिदास के मेघदूत काव्य में बादल को दूत बनाकर यह छपना संदेश अलका नगरी को भेजता है, परंतु खोजने पर भी कवि को उस दूत बनाकर भेजे गए बादल का कहीं पता नहीं चलता। हो सकता है कि वो दूत बनकर आया बादल कहीं भी यहीं इस पर्वत के शिखर पर बरस पड़ा हो। सतसत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले संग सरीखे सुगढ़ गलों में, कानों में कुवले लटकाए सतदल लाल कमन वेड़ी में, रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र दर्छा सब पुड़ित, रखे समा सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निधाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारून आँखों वाले उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। किन्नर प्रदेश की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश में बादलों के छा जाने का पश्चात किन्नर प्रदेश की शोभा अनुपम हो जाती है। सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपनी कल कल ध्वनि से देवदारू के वन को गुंजायमान कर देते हैं। भाव यह है कि पर्वतों से गिरते हुए झरनों की ध्वनि वन में गूंज रही है। इन्हीं वनों के बीच में लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से छाए हुए कुटीर के भीतर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलास में क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके केस विभिन्न रंगों के सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित है। उनके गले शंख जैसे हैं तथा बहुत सुंदर है। वे अपने गलों में इंद्र नीलामणि की माला धारण किए हुए हैं, कानों में नीलकमल के कड़फुल पहने हुए हैं तथा उनकी वेड़ी या चोटी लाल कमलों से
सुसज्जित है। किन्नर प्रदेश के नर नारियों के मदिरा पान करने वाले पात्र चांदी के बने हैं। वे मणि जटिल तथा कलात्मक है। वे अपने सम्मुख चंदन की तिपाई कर मदिरा के पात्रों को रखे हुए हैं तथा स्वयं कस्तूरी मृग के नन्हे बच्चों की कोमल छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। मदिरा पान करने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं तथा उनमें उन्माद छा जाता है। मदिरा पान करने के बाद वे लोग मस्ती को प्रकट करने के लिए अपनी कोमल और सुंदर उंगलियों से सुमधुर स्वरों में वंशी का तान छेड़ते हैं। कवि कहता है कि इन सभी नैनाभिराम एवं मनोहरी दृश्यों को मैंने देखा है। मैंने बादलों को घिरते देखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।